नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में महागठबंधन की तरफ से रिजेक्ट होने के बाद ओवैसी ने ऐसी योजना बना डाली है जो कांग्रेस आरजेडी का खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल खबर यह है कि एआईएमआईएम ने लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना ली है, जो पिछले चुनाव में लड़ी गई सीटों की संख्या से 5 गुना ज्यादा है। मतलब अब चुनाव में तेजस्वी राहुल का खेल बिगड़ता साफ साफ नजर आ रहा है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी का गेम प्लान चौपट कर दिया है। दरअसल पीके ने संकेत दिया है कि वो राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव का वही हश्र होगा जो राहुल गांधी को अमेठी में हुआ था। तो वहीं सीट बंटवारे और टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में किचकिच जारी है। एनडीए में सीट फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। जेपी नड्डा के घर बिहार कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। अब कभी भी एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ सकता है। पर चुनाव को लेकर क्या क्या चल रहा है बिहार में, इस पे आपको ताजा अपडेट देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार बैठकें हो रही है कि आज फॉर्मूला आ जाएगा, आज आ जाएगा, लेकिन सीटों का ऐलान बंटवारे को लेकर महागठबंधन में देरी क्यों हो रही है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, देरी इसलिए भी हो रही है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कुछ लोग 13 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आने वाला है और बिना उसके डिसीजन के कोई भी फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही है। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव को क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है। अगर चार्जशीटेड हो जाते हैं और अगर कोर्ट ये कहता है कि लगाए गए आरोप इनके ऊपर सही है, तब तो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। फिर राहुल गांधी को ये सोचना पड़ जाएगा कि क्या एक दागी नेता के ऊपर वो अपना दांव लगा पाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ये लैंड फॉर जॉब, जो जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो ये जॉब देने के बदले जमीन लिखवाया गया, तो उस केस में तेजस्वी यादव का भी नाम है और लगातार उसके ऊपर सुनवाई भी चल रही है और कोर्ट केस है। अब इसका फैसला 13 तारीख को आने वाला है और यही एक बड़ा कारण था जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये तो आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, क्योंकि 13 तारीख नजदीक है और लैंड फॉर जॉब स्कैम जिसको लेकर कंटिन्यू सुनवाई हुई, पेशी भी हुई, और अगर 13 तारीख को कुछ गड़बड़ हो जाता है तो क्या होगा तेजस्वी का? तेजस्वी को यादव को फिर तो उनको चुनाव से पीछे हटना पड़ेगा। फिर तो एक वेपन मिल जाएगा बीजेपी को, एनडीए को, प्रशांत किशोर को, ओवैसी को कि भाई ये देखो, ये जिसके ऊपर आरोप है अभी तो मुख्यमंत्री बना नहीं और अभी से ही घोटाले में आ गया, तो लोग चारा चोरी, लालू यादव, वो सारी चीजें जो है उसकी पुनरावृत्ति होगी। एक बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत टैक्टिकल तरीके से कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर के चल रही है। तमाम लोग जो है अलग अलग बातें कर रहे थे। अंदर की बात यह है कि 13 तारीख के कोर्ट वर्डिक्ट का कांग्रेस पार्टी को इंतजार है। तो ये तो बड़ा टेंशन दे देगा तेजस्वी यादव को अगर कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ तेजस्वी के खिलाफ आ जाता है तो। ये तो देखिए, तेजस्वी यादव और पूरा जो लालू परिवार है उन सबों को तो ये हमेशा एक सर पे तलवार तो मंडराते ही रहता है। और तेजस्वी यादव हो चाहे वो लालू यादव हो, उनके परिवार के तमाम जो ऐसे लोग हैं, ये लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, तो विपक्ष ने यही मुद्दा तो उठाया कि आप तो ऑलरेडी नौकरी देने के मामले में आप जमीन हड़प चुके हैं और आपके ऊपर केस चल रहा है। तो कहीं ये बड़ा प्लान तो नहीं है कि सब हर घर को नौकरी देनी है और हर घर में जो भी जमीन है हड़प लो, तो पूरे बिहार का मालिक लालू परिवार बन जाएगा, एक भी घर ही नहीं बचेगा। जिसकी भी छोटी छोटी मान लीजिए है 1 कट्ठा 2 कट्ठा जो भी है सब ले लिया, तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। और उसके आगे भी अगर आप बढ़ करके देखें तो बिहार में इस बार बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए और पूरे महागठबंधन के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ओवैसी जो है उन्होंने घोषणा कर दी है कि 100 से ज़्यादा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप वहाँ बिहार की डेमोग्राफी को अगर आप देखें तो बिहार में तकरीबन 17% से ज़्यादा, 18% के आसपास मुसलमान हैं और तकरीबन 47 सीटें ऐसी हैं
जिसपे कि उनका जबरदस्त प्रभाव है, वहां पे काफी वो निर्णायक संख्या में है। इन 47 में से 11 सीट ऐसी है जहां पे 40% से ज्यादा उनकी जनसंख्या है, 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे 30% से ज्यादा है, और तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% है। तो आप समझिए कि अगर ओवैसी 100 सीटों पे लड़ते हैं, पिछली बार तो 20 पे लड़ा था लेकिन सीमांचल में ही लड़ा था, 5 जीते थे, अगर वो 100 पे लड़ते हैं तो जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करेंगे। और ये मुस्लिम वोट में आप ये देखिए कि इस बार जिसे कहते हैं डबल वहमी है, चूंकि ये ओवैसी भी हैं और जो प्रशांत किशोर है उनकी भी नजर है, आजकल वो भी कुरान की आयतें काफी पढ़ रहे हैं। अब याद रखिए कि बेलागंज में जो उपचुनाव हुआ था वहां जो राजद हारी, उसमें बहुत बड़ा वजह यह था कि प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था और उसकी वजह से वो चुनाव हार गए। तो तेजस्वी के लिए, पूरे महागठबंधन के लिए चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं और वक्त भी ठीक नहीं होगा। मतलब कोर्ट की तो चलिए फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन जो पार्टियां हैं अलग अलग पार्टी, उस तरफ वो उस बीच में ऐसे घिरे हुए हैं कि ये चुनाव उनके लिए ऑलरेडी फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो 10,000 रुपए जो ट्रांसफर हुए हैं वो इलेक्शन उसी समय डेड हो गया। फैक्चुअल बात यही है कि वो दिस इलेक्शन इज डेड, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही और है। आज किसानों को भी सौगात मोदी और जी ने किसानों को आज सौगात दे दिया। अब ये भी बता दिया गया कि जो किसानों को जो वो सम्मान राशि जो जाता है वो ठीक चुनाव से पहले जाएगा। अब कांग्रेस और बाकी तमाम लोग सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का राग अलाप रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ सरकार है जिसने अपना पूरा दरवाजा खोल दिया है और आपको उससे मैच करने के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जो डिलीवरी है वो, उसमें ना कोई भ्रष्टाचार है ना कुछ है, वो बटन दबता है और बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। ये जो डिलीवरी सिस्टम जो क्रिएट हुआ है ना, ये विपक्ष के लिए बिल्कुल इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप पहले ज़माने के अगर आप सोचिए कि ये इस तरह का डिलीवरी सिस्टम नहीं होता कि भाई आप फिर सारे लोग कहते ये देखो बीजेपी वाले ने ये कर दिया, ये मुखिया खा गया, ये हो गया, ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार। अभी तक नीतीश कुमार के 20 साल की सरकार में भ्रष्टाचार का एक भी ऐसा बड़ा मुद्दा आप नहीं बना सके हैं कि जिसको लेकर आप लोगों के पीछे जाए और ये कह सके नीतीश कुमार बेईमान है, मोदी बेईमान है, ये जो है घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है। ये सबसे बड़ा एक जो है वो पहलू है। एक दो चीजें और समझ लीजिए, इधर एनडीए के अंदर में सामंजस्य बन गया, मान गए चिराग पासवान 26 सीटों के ऊपर। कब तक ऐलान होगा? ये ऐलान कल हो जाएगा और कल कुछ और भी डेवलपमेंट्स पटना में होने वाले हैं। बहुत सारे नए लोग जिनको टिकट दिया जा रहा है वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। ये रीअलाइनमेंट जो है वो सीटों का बंटवारे का कल घोषणा उसकी हो जाएगी, किस सीट पे किसको दिया जाएगा, कौन सी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ रही है, ये तय हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों को की घोषणा करेगी। लेकिन महागठबंधन में ये 13 तारीख तक जो है अभी तो फैसला ही होगा कि भाई तेजस्वी यादव का क्या करना है, कितने लोग होंगे। और जो इस खेमे से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये मान नहीं रहे वीआईपी वाले, इनको कहा जा रहा है कि आपको जो है आप मात्र लड़ो 15 सीटों के ऊपर। वो कह रहा है भाई 15 सीट पे हम तो नहीं लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि हमारे हर जगह जो है कुछ न कुछ वोटर्स हैं, हमारी वजह से आप चुनाव जीतोगे और मुझे न डिप्टी सीएम अभी तक घोषणा आपने किया है और ना ही, क्योंकि आप देखिए 15 सीट अगर आप उनको देंगे, आप 5-7 जीत के आओगे, अगर बहुत ज़्यादा चांसेस है तो अगर आपने डिप्टी सीएम उनको डिक्लेयर कर दिया तो 7 सीट वाला वो डिप्टी सीएम बनेगा, कांग्रेस पार्टी वो ज़्यादा सीटें लेकर के आएगी तो उसका कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। और ये जो फॉर्मूला बन रहा है कि एक ईबीसी, एक दलित और एक जो है आपका मुसलमान, तो मुसलमान होगा तो आरजेडी वाला अपने पार्टी से नहीं बनाएगा भाई, आपको अपने पार्टी से तो बनाना पड़ेगा, कांग्रेस का एक नहीं होगा। तो ये तो किसी भी फॉर्मूला में ये वीआईपी वाला फिट नहीं बैठ रहा है और इसीलिए उधर एक और बड़ी दिक्कत हो रही है। और खबर ये भी आ रही है कि वामपंथी भी नाराज हैं
उनको भी लग रहा है कि हमें जो है मात्र जो है वो तीनों ही पार्टियों को मिला करके, कहाँ 70 का मांग 75 की डिमांड थी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल मिला करके 75 सीटें, ये कह रहे हैं कि भाई 30 सीटों के ऊपर तीनों आदमी को जो है आपको संतोष करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, महागठबंधन में तो दरार है, लेकिन थोड़ा बात प्रशांत किशोर को लेकर भी कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये संकेत दिया कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब खबर आ रही कि नहीं वो राघवपुर से ही लड़ेंगे। क्या उनके दिमाग में चल रहा है? प्रशांत किशोर को लेकर क्या लग रहा है कि वाकई में वो चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, बस ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल फॉर्मूला बिहार में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा था कि हम वहां से लड़ेंगे जहां से नीतीश कुमार लड़ेंगे। अब समस्या ये है कि नीतीश कुमार तो अब चुनाव लड़ते ही नहीं है, वो तो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो अब उनके सामने ले देकर के लाइमलाइट पकड़ने का एक ही उपाय है कि जहां से तेजस्वी लड़ें वहां से वो लड़ें, ठीक है। तो अब करघर से उनकी उम्मीद थी कि वहाँ करघर का जो इक्वेशन है अभी उनको बहुत फेवर नहीं करता है, तो वहां से चलिए रितेश पांडे को उन्होंने दे दिया। तो ये अभी वो जा रहे हैं राघोपुर। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं राघोपुर जाऊंगा, वहां लोगों से बातचीत करूंगा, जनता जो कहेगी उसके बाद मैं फैसला लूंगा। लेकिन असल में क्या है कि वो एक लाइमलाइट पकड़ना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना वो चाहते हैं कि उनकी चर्चा हो वहां पे। तो आप पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं लड़ेंगे, लड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ। अच्छा देखिए, तेजस्वी को भी इसका आभास था कि ये ऐसा कर सकते हैं, इसलिए 2 सीटों की बात तेजस्वी के लिए भी हो रही है। एक तो राघोपुर है और एक फुलपरास है, तो वहां से भी लड़ने की बातचीत हो रही है। तो तेजस्वी को इस बात का अंदाजा है। देखिए, प्रशांत किशोर इस चुनाव में, एक राजीव प्रताप रूडी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अभी वो प्रोबेशन पे हैं। जैसे आपकी नई नई नौकरी लगती है तो आप प्रोबेशन पे होते हैं ना, तो ये चुनाव उनके लिए प्रोबेशन की तरह है। वो अपने आप को नाप तोल के देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं इस बार। उनको भी, और आप जो उनकी झुंझलाहट देखती हैं, बौखलाहट देखती हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ गई है कि कुछ होने वाला वैसा नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, जब पत्रकार पूछते हैं, पत्रकार ने पूछा कि आपको कितनी सीट आएगी, उन्होंने कहा या तो अर्श पे या तो फर्श पे, मतलब या तो 10 से नीचे या 150 से ज्यादा। अब देखिए, यहां पे उन्होंने कंसीड कर दिया, 150 से ज्यादा तो आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि 10 के नीचे। वैसे तो जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके लिए खाता खोलना भी मुश्किल है, वो खेल बिगाड़ सकते हैं, जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए। और जहां तक राघोपुर की बात है, एकमात्र उनका उद्देश्य है कि तेजस्वी के खिलाफ अगर वो लड़ते हैं तो कि वो लाइमलाइट पे बने रहे, मीडिया का फोकस उन पर रहे, क्योंकि ले दे करके उनकी जो पूंजी बिहार में है वो यही है, मीडिया, सोशल मीडिया। अगर आप ग्रास रूट पे जाकर के बात करेंगे, किसी को मालूम नहीं है कि प्रशांत किशोर क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है। अच्छा, एक कहते हैं ना, एक डिफरेंशिएटर होता है। क्या डिफरेंशिएटर है प्रशांत किशोर के पास? वो गांधीयन सोशलिज्म तो सबके पास है ना, तो गांधी की रख करके, और वही मुस्लिम परस्ती वो कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो ले दे करके, वही एक ही वोट बैंक है राजद वाली ही बात कर रहे हैं। तो नया क्या है प्रशांत किशोर में? और ये कहना, अच्छा देखिए कैंडिडेट्स कैसे कैसे सिलेक्ट किए हैं उन्होंने। अभी आरसीपी सिंह की बेटी को भी उन्होंने टिकट दे दिया, ये तो एक तरह का वंशवादी है ना, ये तो वंशवादी है। अब कर्पूरी ठाकुर की पोती को टिकट दे दिया वहां पे। इनके पास वैसे कैंडिडेट भी नहीं है। रितेश पांडे को टिकट दिया, बताइए ये लोग अब ये जो सिंगर हैं जाके क्या करेंगे? रितेश पांडे ने कितना काम किया है। तो ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। और राघोपुर में भी जाकर के उनका यही एक है कि भाई हम सुर्खियों में बने रहें और लोग आकर के हमसे पूछें। हालांकि पवन सिंह की पत्नी को जो उनकी पार्टी की तरफ से टिकट की बात की जा रही है, क्या इसी वजह से आपको लगता है कि पवन सिंह बैकआउट कर रहे हैं? क्योंकि उनकी वाइफ ने जो अलग अलग चैनलों में इंटरव्यू दिए, कहीं ना कहीं इमेज खराब की बात पवन सिंह के साथ क्या है कि पवन सिंह ने जो सीन क्रिएट हो गया है उनकी लाइफ में, तो बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है। और देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे एक बहुत प्ले है बड़ा इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का एक प्ले है द मॉर्निंग ब्राइड, जो शोकाकुल होती है। उसमें कहते हैं कि बड़ा फेमस लिटरेरी लाइन उसका है कि हेल हाथ नो फ्यूरी लाइक अ स्कॉर्न वुमेन। तो क्या होता है ना, जब कहते हैं ना कि जब मैं ज्योति सिंह को बात करते हुए देखता हूँ, कहते हैं ना अगर किसी महिला को प्यार में अगर धोखा मिले, कोई रिजेक्ट कर दे, उसके बाद उसमें जो बदला लेने की भावना होती है। कल उन्होंने बड़ा लंबा वीडियो डाला कि मैं करवा चौथ तो करूंगी, मेरा पति भले मेरे साथ हो या ना। पब्लिकली जाकर के ये कहना कि मुझे अबॉर्शन पिल दिया जाता था, मंशा क्या है? मंशा है कि पवन सिंह की इमेज को अटैक करना है, और इसका बड़ा असर पड़ता है। ये बात अब पवन सिंह को भी समझ में आ गई और भाजपा भी समझ गई है। लेकिन मनीष सर, आज पवन सिंह ने अमित शाह के साथ एक फोटो शेयर की और वो कह रहे हैं कि मैं तो ये मतलब ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं। ये कहने का मतलब क्या? देखिए, कहने का मतलब है कि वो प्रचार भी करेंगे, और जो मेरी जानकारी है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव, वो सच्चा सिपाही है भाई। चुनाव लड़ने का बीजेपी के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कहते।
प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि जो दायित्व पार्टी की तरफ से दिया जाएगा वो निभाया जाएगा। हमें बोला जाएगा बनारस से लड़ने के लिए तो बनारस से लड़ूंगा। तो ये ज्ञान किसी ने दिया होगा कि भाई ये बीजेपी है, ये जन स्वराज थोड़ी कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये कोई केजरीवाल की पार्टी थोड़ी है। तो उसी संदर्भ में इस बयान को आप देखिए। मैडम ने जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह के आरोप लगाए, जो जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जन स्वराज से उसको टिकट मिलता भी है तो ये जन स्वराज के ही नुकसान में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस सीट पे आपको वो दिया जाएगा, तैयारी तो उसकी 243 सीटों के ऊपर है। ऑलरेडी जो 51 सीटों के ऊपर जो लिस्ट आई है, हर जगह जो है लोग गालियां दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, टिकट बेच दिया तो ये कर दिया, भाई हमने इतने सारे जो है कार्ड बेचे थे, हमें ये प्रॉमिस किया गया। तो एक तो ऑलरेडी पार्टी मुसीबत में है, आप जिस जगह से उसको खड़ा करोगे, ये जन स्वराज के लोग उसके ही खिलाफ हो जाएंगे। मतलब ये क्या है कि आप आंदोलन भी चला रहे हो और ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भी उतारोगे। ये सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं चलती है। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो पारिवारिक मुद्दा जो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, ये नहीं होना था। और ये उनकी माने मैडम ज्योति के लिए भी जो है वो नुकसानदेही होगा। इस तरह के पब्लिक इमेज के साथ कोई सिंपैथी नहीं होती है। लोगों को यही लग रहा है कि आप राजनीति के चक्कर में अपने पति को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, एनडीए का इक्वेशन अभी फिलहाल आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, एनडीए का इक्वेशन जो है मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ें जो भी खबरें छन के आ रही हैं, लगभग चीज़ें तय हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। जैसा हम लोगों ने पहले बात किया था, 4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि वो सीटें हमें दे दो, लेकिन उसमें से थोड़ी मुश्किल है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की सीटें हैं, कुछ जदयू की सीटें हैं, एक मटिहानी की हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके अलावा एक चकाई है वहाँ पे जहाँ से सुमित सिंह एक इंडिपेंडेंट है जो मंत्री भी हैं, वो सीट भी अब चिराग चाहते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, लास्ट टाइम में हर कोई चाहता है कि हमें सीटें तो मिले लेकिन कुछ ऐसी सीटें मिले जहाँ हम जीत सकें। अब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ जगह तो उनका इक्वेशन बन रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि ना बीजेपी अपनी सीट छोड़ सकती है, जदयू भी नहीं छोड़ सकती। एक सिकंदरा की सीट है जो मांझी के साथ है, वो सीट भी वो मांग रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें नंबर पे सहमति बन गई है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग हो, या जदयू हो या भाजपा हो, मोटा मोटी वो चीज़ें बन गई हैं। 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे। आप जो स्टेटमेंट्स भी आप देख रही होंगी, मांझी कभी कभी कहते हैं कि अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मेंटली रेडी है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बस घोषणा होनी बाकी है। तो इंडिया में ऐसा कोई मसला मुझे दिख नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में हैं, जबकि चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब एनडीए में सीटों का ऐलान कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो वहीं पवन सिंह ने अपने चुनाव लड़ने की सारी अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और वो हमेशा रहेंगे। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में तकरार चरम पर है। कांग्रेस आरजेडी में बात नहीं बन पा रही है और बवाल बढ़ता ही जा रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।